बात कर रहे हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर किसी हिस्से में अगर खून का दौरा रुक जाता है तो उससे ब्रेन का डैमेज स्टार्ट हो जाता है। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है अगर पेशेंट सिम्टम्स को अर्ली रिकॉग्नाइज कर ले और एक ऐसे अस्पताल में आ जाए जहां की इसके सारे ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जैसे सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, न्यूरो कैथ लैब और वो सारे डॉक्टर जो इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट, साथ में न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, न्यूरो सर्जन। अगर पेशेंट 4.5 घंटे के या 4 घंटे के भीतर आ जाता है तो उसको इंजेक्शन लगा के उस थक्के को पिघलाया जा सकता है, जिससे कि ब्रेन का सर्कुलेशन चालू हो जाए और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। अगर पेशेंट उससे लेट आता है या उस मेडिसिन के लिए फिट नहीं है तो हम लोग न्यूरो कैथ लैब में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी नाम के प्रोसीजर को करके उस वेसल को खोलने का प्रयास कर सकते हैं। 70 से 80% केसेस में हम उस ब्लड वेसल को खोल सकते हैं अगर पेशेंट टाइम पे हमारे पास आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम इज ब्रेन। इसमें जरा सा भी जो एक 2 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट कर रहे हैं उससे मरीज के ब्रेन में डैमेज हो रहा है और नुकसान मरीज को हो रहा है। इसीलिए हमने ये एक आशा नाम की हेल्पलाइन लॉन्च करी है, जिससे किसी भी मरीज को अगर ऐसा लगता है या उसके परिजन को ऐसा लगता है कि इसको स्ट्रोक वाले सिम्टम्स है तो उस हेल्पलाइन में फोन कर सकता है, जानकारी ले सकता है कि क्या उस मरीज को स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं। अगर वो डॉक्टर पुष्टि करता है कि हाँ स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो यहाँ से एम्बुलेंस भेजी जा सकती है अगर नजदीक है, और नहीं तो उस मरीज को किसी भी तरीके से चाहे किसी लोकल एम्बुलेंस या गाड़ी में बिठा के अस्पताल में लाया जा सकता है। और हम यहाँ पहले से तैयार रहेंगे, तैनात रहेंगे। सारे इन्वेस्टिगेशन, सारा ट्रीटमेंट जो होना है उसके लिए स्ट्रोक के लिए वो वॉर फुटिंग पे फटाफट कर दिया जाएगा ताकि मरीज के ब्रेन को मैक्सिमली बचाया जा सके। तो इस तरह जो आपने इनिशिएटिव आशा करी है, इसको अवेयरनेस करने के लिए आपने क्या स्कूल, कॉर्पोरेट्स, आरडब्ल्यूएस के साथ कुछ टाई अप किया है? हम लोग ये इस तरह के स्ट्रोक के ट्रीटमेंट को पिछले 20 साल से कर रहे हैं। शुरू में दवाइयां अवेलेबल थी, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी पिछले 10 साल से यूज हो रहा है। आजकल पिछले 15-20 2-3-4 साल से बहुत अच्छे गैजेट्स आ गए जिससे न्यूरो कैथ लैब में आरटी से खोला जा सकता है। हम रेगुलरली मीटिंग करते हैं आईएमएस के साथ, क्योंकि अभी हम डॉक्टरों की जानकारी बढ़ा रहे हैं, माध्यम से हम जनरल पब्लिक की जानकारी बढ़ा रहे हैं। जैसे हार्ट अटैक के लिए लोगों को पता है तुरंत जाओ और छल्ला डल सकता है, आप ठीक हो सकते हो, या कोई इंजेक्शन लग सकता है उससे आप ठीक सकते हो, वैसे ही हम चाहते हैं कि ब्रेन के लिए भी, ब्रेन के स्ट्रोक को भी लोग रिकॉग्नाइज करें और जो उसका ट्रीटमेंट है उसके लिए जल्दी जल्दी एग्री करें। बहुत सारे ऐसे फोर्टिस नोएडा के पास क्या 24/7 सीटी, एमआरआई या फिर इसके लिए कोई इफेक्टिव वे एक्स्ट्रा अलग आशा के लिए कोई इस टाइप के पेशेंट्स आते हैं स्ट्रोक के, उनके लिए कोई इफेक्टिव इमेजिंग या कोई रैपिड वे अलग से इनको फोर्टिस के पास है क्या, या वैसा कुछ तैयार कर रखा है क्या? बिल्कुल, जो डॉक्टर अनुराग हैं इमरजेंसी इंचार्ज हैं, इनकी और इनकी टीम जो है स्ट्रोक के लिए बहुत सेंसिटिव है। जैसे ही इनको डाउट होता है कि किसी को स्ट्रोक हो सकता है, ये बाकी सारा काम छोड़ के सबसे ज़्यादा 2-3 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स उसी पेशेंट में लग जाते हैं। फटाफट उसका सीटी स्कैन, एमआरआई या जो भी इन्वेस्टिगेशन होना है वो फास्ट स्पीड पे होता है। लैब्स भी हमारी तैयार होती है और अगर न्यूरो कैथ लैब में प्रोसीजर होता है तो उसकी फैसिलिटी भी 24/7 अवेलेबल है। जो आपके टेलीकॉलिंग जो हैंडल करेंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, हाउ मच इफेक्टिव दे आर? Mostly they are MD, DNB doctors who are trained in emergency medicine। और इसके लिए फोर्टिस नोएडा में कोड फास्ट करके एक टर्म हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमें सिम्टम्स लगेंगे हम कोड फास्ट अनाउंस करेंगे और उससे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एवरीवन इज एक्टिवेटेड और वो इमीडिएटली सारे लोग इमरजेंसी में आते हैं। एंड उसके बाद हम इमीडिएटली जो भी एमआरआईज अगर बाई चांस चल भी रहे हैं तो उस पेशेंट को पहले बाहर निकाला जाएगा, पहले स्ट्रोक वाले पेशेंट को एमआरआई किया जाएगा, ऐसे सीटी भी पहले उसका किया जाएगा क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव है। दूसरा, ज्योति, इस ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम संभालना। अगर हमारे पेशेंट हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो हम इनको क्लॉट डिजॉल्विंग इंजेक्शन दे सकते हैं, जो एक नॉर्मल इंट्राविनस इंजेक्शन होता है जो वेन के थ्रू दिया जाता है। और ये क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन होता है, इसे देने से पहले हमें काफ़ी कुछ देखना होता है कि सीटी स्कैन में ब्लीड ना हो, एक कॉन्ट्राइंडिकेशंस की एक लिस्ट होती है जिसे हमें एक्सक्लूड करना होता है। ये एक ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो कहीं भी कोई भी दे सकता है, इसे देने के लिए एक एक्सपर्ट जगह और एक एक्सपर्ट हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो पेशेंट है जो 4.5 घंटे के अंदर जिनको हम इंजेक्शन दे सकते हैं, पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी सी नस में क्लॉट फंसा होता है, जिनमें ये इंजेक्शन पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं करता है थक्का। तो उन पेशेंट्स में या फिर जो वो पेशेंट जो थोड़ा लेट आते हैं उनमें हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी करके क्लॉट को खींच के निकाल सकते हैं, जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। जैसे हम सब ने डिस्कस किया कि 4.5 घंटे के अंदर स्ट्रोक का ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, पर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो 4.5 घंटे में नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। हमारे पास कुछ एडवांस इमेजिंग मोडालिटीज़ पॉसिबल होती है, जैसे कि सीटी एंजियो, सीटी परफ्यूजन
जिससे हमें पता चल जाता है कि अभी भी ये पेशेंट्स हैं जिनके ब्रेन को फायदा हो सकता है ट्रीटमेंट से। तो इन पेशेंट्स पे अगर हमें पता चलता है इन इन्वेस्टिगेशंस के बाद कि ये इनको फायदा हो सकता है ट्रीटमेंट से, तो उस केसेस में हम जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं वैसे एंजियोग्राफी करके मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी ऑफर करते हैं। स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट है, एक्सीडेंट की तरह, बट अगर इसको टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए तो आप पेशेंट की जो लाइफ है उसे चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक में टाइम संभालना बहुत ही ज़रूरी है, टाइम इज ब्रेन। थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में बताइए कि अगर बाई चांस किसी को अनफॉर्चुनेटली हो जाता है और उसको जिसको हम कहते हैं कि पैरालिसिस हो गया या लकवा मार गया, तो उसको कंप्लीट नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, देखिए सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि ब्रेन में डैमेज कितना हुआ है। जैसे कि आपको लक्षण के बारे में बोला, बी फास्ट, BEFAST। बी का मतलब है सडन चेंज इन बैलेंस, ई का मतलब है आईज यानी देखने में डबल दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, एफ का मतलब है चेहरे में तिरछापन होना या झंझनाहट होना, ए का मतलब है आर्म या लेग उसमें झंझनाहट होना या वीकनेस होना, एस का मतलब है स्पीच यानी बोलने में मुश्किल आना, टी का मतलब है टाइम मतलब टाइम इज ब्रेन और आपको जल्दी से हॉस्पिटल आना है। अब रिकवरी किस तरह से होती है वो डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कितने हैं और ब्रेन में डैमेज कितने हैं। सपोज करिए अगर मान लीजिए ब्रेन में किसी का छोटा सा स्ट्रोक है और उसको सिर्फ लग रहा है मेरे हाथ में तो छोटा सा झंझनाहट हो रहा है बस और कुछ नहीं है, टाइमली तो तब भी आपको आना ही है, बट एट द सेम टाइम रिकवरी विल बी फास्टर। अगर जैसे अभी हम बार बार बात करें कि ब्रेन में अगर बड़ा क्लॉट फंसा हुआ है, उस केस में यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट का एक साइड का चेहरा, एक हाथ पैर जो होता है पूरा पैरालाइज हो जाता है, जीरो पावर हो जाती है। उन केसेस में अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं, जिसके लिए हमने हेल्पलाइन बनाया है 4.5 घंटे में, 24 घंटे में, तो वो पावर जो है पूरी तरह से ठीक हो सकती है। पेशेंट तीसरे दिन घर जाके सीधे चल के जा सकता है। बट एट द सेम टाइम इफ यू डिले द ट्रीटमेंट तो यही पेशेंट पैरालाइज रहेगा, जिसमें आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर कोई यंग पेशेंट है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए पैरालाइज रहे और अगर उसकी ब्रेन की मेजर आर्टरी जो है उसमें क्लॉट हुआ है तो रिकवरी में 3 महीने, 6 महीने, साल या मे भी हो सकता है कि पूरा रिकवर पेशेंट कभी हो ही ना, पेशेंट जो है बिस्तर पे भी रह जाए पेशेंट। तो इसीलिए सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है, जो भी टाइमली इलाज होता है वो करना ज़रूरी है। उसके बाद रिकवरी प्रोसेस जो होता है वो स्लोली ठीक रहता है उसमें।